कांग्रेस पार्टी हरीश मीना दानिश अबरार जी हमारे पूर्व सवाई माधोपुर विधायक, उनका सम्मान करने वाले हैं पूर्व जिला अध्यक्ष शिवचरण जी बैरवा। और तत्पश्चात हमारे पीसीसी मेंबर वहाब साहब, उन्होंने माला पहनाई दानिश जी को और हंसकर उनका स्वागत किया। अब हमारे बौली सवाई और बानवास की विधायक इंदिरा जी, उनका स्वागत कर रहे हैं वीरेंद्र जी अग्रवाल, उनका से स्वागत वीरेंद्र जी अग्रवाल। इंदिरा जी मीना जी का, प्रशांत जी पूर्व विधायक, हरगोविंद जी कटारिया हमारे जिला सभा माधोपुर के एक वरिष्ठ नेता, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नवीन खान। प्रशांत जी का ये माला साफा बंधवाकर और माला पहनाकर ये सुस्वागत कर रहे हैं। महेश जी शर्मा संगठन प्रभारी, रामकेश जी सैनी जिला अध्यक्ष सेवा दल, रामकेश जी सैनी, कमल जी बैरवा पूर्व विधायक, उनका कौन करेंगे? शिवचरण जी, उनका स्वागत कर रहे हैं। शिवचरण जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष शिवचरण जी बैरवा। नवल किशोर मीना, नवल किशोर जी मीना, इनका स्वागत कर रहे हैं। रामकेश जी सैनी नवल जी का जो स्वागत कर रहे हैं। घासीलाल जी चौधरी, घासीलाल जी चौधरी, इनका स्वागत। घासीलाल जी चौधरी, भाई सैनी समाज के जो लोग हैं, हमारे सैनी समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो माननीय गहलोत जी का स्वागत करना चाहते हैं, आप आ जाएं। आप स्वागत करने के लिए स्टेज पर पधारें। सैनी समाज के लोग, सैनी समाज जो सुबह से ही आपकी प्रतीक्षा में हैं, आप एक एक करके व्यवस्था बनाते हुए धीरे धीरे आप स्टेज पर पधारने, आप स्टेज पर पधारें और माननीय से सम्माननीय हमारे हरदिल अजीज गहलोत जी का आप स्वागत करें। माली समाज के लोग, बत्तू जी, सीताराम जी, रूपचंद जी, रामजलाल जी, हरिमोहन कानूड़ा जी, मोती सरपंच साहब, रमेश डीलर, सभी पधारे जो लोग। भाई मालपुरा से भी जो सीनियर सैनी समाज के जो लोग आए हैं, मालपुरा से जो भी सैनी समाज के लोग आए हैं, माननीय गहलोत जी का स्वागत करने आप भी आ जाएं। मालपुरा से सैनी समाज के जो लोग माननीय गहलोत जी का सुस्वागत करने आए हैं, आप भी स्टेज पर पधारें। मालपुरा से हमारे गंगापुर के सैनी समाज के लोग, गंगापुर से सैनी समाज के लोग आप पधारें धीरे धीरे, और हमारे माननीय से सम्माननीय गहलोत साहब का उत्साह वर्धन करें। भाई धीरे धीरे एक एक करके आते रहें। सैनी समाज आ जाने दो, अरे आ जाने दो इनको, आ जाने दो, थोड़े बहुत लोग आ जाने दो भाई, आ जाने दो। पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है, हमारे लब्ध प्रतिष्ठित सैनी समाज के लोग, भाई जिन लोगों को रोक रखा है, मेहरबानी करके पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है, ये माननीय अशोक जी गहलोत का स्वागत करने वाले हैं, आप इनको आने दें स्टेज पर। और ये एक एक करके धीरे धीरे
माली समाज के लोग जो प्रातः से ही यहाँ आपकी प्रतीक्षा में हैं, उनका तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि गहलोत जी हमेशा 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 हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। चुनाव चाहे हरेश जी मीना का ही क्यों न हो। भाई मालपुरा के कुछ सम्माननीय प्रतिष्ठित जो लोग हैं, मेरा पुलिस से अनुरोध है कि उनको भी स्वागत समारोह में आने दें। प्रेम जी वकील साहब बार अध्यक्ष, मनोज जी सरपंच, जोरूलाल जी, कांजी पटेल, आप सभी एक एक करके यहाँ हैं। किशन जी डूंगरिया आप भी आए, मालपुर वाले, और जिन्होंने पन्ना लाल जी मालपुर वाले, बस अब बहुत है यार ये तो। भाई जिन लोगों ने स्वागत कर लिया है, आप एक एक करके मंच की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप धीरे धीरे जाते जाएं। नवल जी, भाई पूर्व विधायक नवल जी, पूर्व विधायक बानवास बौली, नवल जी आप यहाँ हैं और अपने संक्षिप्त भाषण से हम सबको उद्घोषित करें। भाई समय का ध्यान और ख्याल रखते हुए नवल जी, नवल जी हाँ जी। मेरे सामने बैठे मेरे पितातुल बुजुर्गण, माताएं, बहनें, युवा साथियों, मंच पर बैठे हमारे लोकप्रिय संवेदनशील जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, यहाँ के एमएलए रामकेश जी, दानिश जी, प्रशांत जी, कमल जी बैरवा साहब, हमारी बहन, हमारी विधायक श्रीमती इंदिरा जी, और सम्मानित मंच, हमारे आप लोगों ने हमारी सरकार देखी होगी, हमारे मुख्यमंत्री की सरकार देखी होगी, याद आ रही होगी अशोक गहलोत की सरकार आपको। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने प्राचीन काल में पढ़ा था कि अशोक महान था। वो अशोक महान क्यों था? वो अशोक महान इसलिए था कि उसके राज्य में न तो कोई धार्मिक भेदभाव था, न सामाजिक असमानता थी, न आर्थिक दुख था, न कोई सांस्कृतिक किसी भी तरह का दुख नहीं था। और जिसके शासन में कोई दुख न हो वो अशोक का शासन कहलाता है। ऐसा ही शासन हमारा अशोक गहलोत का रहा, जिसके शासन में, अशोक गहलोत जी के शासन में अकाल पड़ते हुए भी कोई किसान भूखा नहीं सोया, कोई गरीब भूखा नहीं सोया। उन्होंने बुजुर्गों को पेंशन दी कि कहीं बाकी औलादें ले अपनी मेहरबानी को नौकरी कर बाहर चले जाए तो वह भूखों ने मर जाए, जो बुजुर्गों को नौकरी पेंशन नहीं बांधी। ये था हमारा अशोक शासन। और जिसके शासन में कोई भी किसी तरह का दुख नहीं हो, लोक कल्याणकारी शासन हो, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हो, वो अशोक का शासन कहलाता, हमारे मुख्यमंत्री का शासन कहलाता है। मेरे को बताया था, मैं खुद इनका सिपाही बनके विधानसभा में रहा हूं, मेरे को बताया था कांग्रेस क्या है। आपको पता है कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का मतलब है, के का मतलब है किसान की पार्टी, गे का मतलब है गरीब की पार्टी, और से का मतलब है सभी वर्ग, धर्म, व्यापारी, सारी जातियों की उत्थान और विकास की पार्टी। और बीजेपी का मतलब क्या है? जुमला पार्टी, भ्रष्टाचारी, जन विरोधी पार्टी।
और मैं कह रहा हूं आने वाले समय में इसका नाम ये हो जाएगा, हमारी ये जनता कहेगी भागो जनता पीटेगी, ये पार्टी का नाम होगा, भागो जनता पीटेगी। झूठ बोलते हैं, अपना जुमला चलाते हैं। क्या है इनका चुनाव चिन्ह जानते हो आप क्या है? और मैं आपको बताऊं आज क्या है इनका चुनाव चिन्ह। ये कमल का फूल इनका चुनाव चिन्ह नहीं है। अप्रैल का महीना चल रहा है, इस महीने में अप्रैल फूल का चुनाव चिन्ह बड़ा रखा है इन्होंने, अप्रैल फूल। सबको बेवकूफ बनाओ। 2014 में आगे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के शासन के में धांसा देकर 2014 में कहा अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को बकाया 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, काला धन ले आएंगे, ऐसे कह के। और अब की बार मोदी सरकार कह के हमारी लोक कल्याणकारी सरकार को गिराई हमारे देश से। फिर 2019 आया तो भूल गए अब की बार मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो लेने दो मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन क्या है? बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। रेल भेज दी, हवाई अड्डा भेज दिया, मुमकिन है। आपने हमारे शहीदों का नाम लेकर और आपने हमारे जनता को बहकाया, मुमकिन है। और अब की बार कहीं कह दिया है कि अब की बार 400 पार। ये भयभीत हो चुके, इनको डर लग रहा है, इनको भय बैठा हुआ है कि अब के तो अपने ऐसे। ये कभी कभी मैं तो ऐसे सोचता हूं कि 600 पार ने कह दे कहीं, अब की बार 600 पार ने कह दे। और असलियत ये है कि अब की बार 400 पार नहीं। मेरे भी कई मित्र हैं बीजेपी के, वो कहते हैं हम तो ऐसे ही बोलते हैं, न अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार संविधान को बदलेंगे यार, संविधान को बदलेंगे ये लोग। मैं आज कह रहा हूं, आप बैठे हो, आगे शायद नहीं बैठ पाओगे इस तरीके से, न मीटिंग कर पाओगे। आगे आपका राजनीतिक अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा अगर इस बार आपने हमारी कांग्रेस को नहीं जीता है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस को जिताइए, अपील करता हूं। और आप लोगों को जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनकी बातों को लेकर यहां बैठे बैठे आप तक ही मत रखना। इस अपील को आप घर जाके कहना, अपने यारों में कहना, दोस्तों में कहना, अपने परिवार में कहना। यहीं तक मत कहना कि हमको कांग्रेस को जिताना है। इसलिए मैं लास्ट में ये कहूंगा कि दलदल चाहे कैसा भी हो, दलदल चाहे कैसा भी हो, पैर जमा के रखो। मुसीबत चाहे कैसी भी हो, हाथ उठा के रखो। कौन कह रहा है हरीश जी नहीं जीतेंगे? कौन कह रहा है हरीश जी नहीं जीतेंगे? और जब तक जीतने जाए, जब तक हौसले बढ़ाए रखो। मैं और ज्यादा न कह के, समय का अभाव है, अपील करता हूं आप सब भारी तादाद में 26 अप्रैल को आप वोट दें और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन करता हूं। और 52 वार्ड से कम 50,000 से जीता के छोड़ूंगा। आज ये कह के जा रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नवल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं मालपुरा से पधारे घासीलाल जी चौधरी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है, कृपया 2-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। घासीलाल जी चौधरी पधारे। सम्मानीय जनता के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे टोंक सवाईमाधोपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी हरीश मीणा जी, रामकेश मीणा जी, इंदिरा मीणा जी, प्रशांत भाई, दानिश जी और हमारे टोंक और सवाईमाधोपुर के जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य, मेरे युवा भाई और मेरी माताएं बहनाएं, सबको प्रणाम। अभी लोकसभा के चुनाव है। मोदी जी ने आपको पिछली बार 15 लाख रुपए चौदह में दे दिए, 50 सबको 15-15 लाख रुपए आ गए, डीजल भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया।
अब लेकिन जो किसानों का नंबर है, सबका नंबर आ चुका है। अगर हम किसान भाइयों ने अपने अपने बूथ पे नहीं संभाला और बूथ से कांग्रेस को जिता के नहीं लाए तो हमारा 15 सीटें आ रही है। ये नहीं हो कि हमारी टोंक सवाई माधोपुर हार जाए। इसलिए गंगापुर सिटी से आप कम से कम हमारे प्रत्याशी मीणा जी को 60,000 वोटों से जिता के भेजें। और अभी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 5 साल तक इतनी सेवा की है जनता की कि जिसको आप भूले नहीं होंगे अभी, और मोदी जी ने जो सेवा की है वो आप शायद आपको पता ही है, रोज सेवा कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं आपको अब की बार 400 पार। अब 400 पार किस बात के लिए चाहिए उनको? बहुमत तो 272 में ही बन रहा है, फिर 400 पार क्यों चाहिए उनको? वो इसलिए चाहिए कि आपका ये वोट का अधिकार है ना, वो छीनना है आपका। संविधान को तोड़ मरोड़ के आपका जो भी अधिकार है वो सब कुछ छीनने हैं। तो मैं आप लोगों से, समय कम है, इतनी अपील करूंगा कि आप हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के, हमारे नेता अपने अपने बूथ पे रह के कार्य करें और अपना बूथ जिताने का कार्य करें। किसी भी बूथ से कांग्रेस हारनी नहीं चाहिए। बस यही हमारा मंत्र है। कांग्रेस जीतने का यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने बूथ पे कार्य करें, दूसरे के बूथ पे नहीं जाए, अपने ही बूथ पे कार्य करें। इसके अलावा मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। राम राम साहब। पूर्व विधायक मालपुरा प्रशांत जी बैरवा। निवाई पूर्व विधायक निवाई, युवा नेता प्रशांत जी बैरवा पधारे। जिला तो अपना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के लोकसभा चुनाव में हमारे बीच में पधारे, हम सबको आशीर्वाद देने हमारे जननायक आदरणीय गहलोत साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे टोंक सवाई माधोपुर के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय हरीश मीणा जी, रामकेश जी, बहन इंदिरा जी, दानिश भाई, महेश जी, जीएल साहब, पूर्व विधायक नवल जी, पूर्व विधायक हमारे कमल जी और सभी सम्मानित मंच, क्योंकि पूर्वी सभी वक्ताओं ने कह दिया, आज सिर्फ अपन गहलोत साहब को सुनने आए। ज़्यादा ना बोल के मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लोग हैं, अपना जो वोट बैंक है वो जाके कास्ट हो। सावे भी हैं, इस बार SC का आदमी भी गांव के अंदर रहेगा। हमारे को थोड़ा सा प्रयत्न करना है कि अपने जो वोट है उनको डलवाने की हमको चेष्टा करनी पड़ेगी। साथियों, आपको मालूम है भाजपा बेवकूफ़ बना रही है। 10 साल का बहुत बड़ा अंतराल होता है। यहाँ से हम हरियाणा से आए हुए आदमी को जिता के भेज देते हैं। गलती सारी हमारी टोंक जिला पे रहती है। सवाई माधोपुर तो फिर भी जीत जाता है, मगर मुझे इस बार पहली बार लग रहा है कि टोंक जिला भी इस बार जीत के जाएगा। या जो हार जब बड़ी होती थी वो बहुत कम होके जाएगी। सर, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। और क्योंकि लास्ट टाइम है, 10 साल बहुत बड़ा अंतराल होता है। एक बात मैं लास्ट में ख़त्म करना चाहूँगा, जो आरक्षण की बात अभी नवल जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भरोसा नहीं अगली बार वोट डले कि नहीं डले, कोई भरोसा नहीं संविधान भंग हो जाए हमारे SC ST OBC इन सबको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वरना 272 ही बहुत है मेजोरिटी के लिए। ये 400 की बात क्यों करते? पिछली बारी जब सबसे ज़्यादा भाजपा का प्रचंड बहुमत था तभी ये 303 में आके अटक गए। अब 400 सीटें कहाँ से लाएंगे? ये सिर्फ बहकाने के काम करते हैं। आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा सवाई माधोपुर के पूर्व विधायक और युवा जोश श्री दानिश जी अबरार साहब को, वो इस सभा को संबोधित करें। माननीय दानिश जी अबरार साहब। हमारे बीच मौजूद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रत्याशी हरीश मीणा जी, बानवास विधायक इंदिरा जी, गंगापुर विधायक रामकेश जी, मेरे भाई प्रशांत बैरवा जी, मंच पे बैठे सभी महानुभाव, सामने बैठे गंगापुर सिटी के सभी पंच पटेल, बड़े बुजुर्ग, आदरणीय, गणमान्य, सम्मान्य इस कांग्रेस पार्टी के परिवारजन। सभा शुरू होते ही करीब 15-20 मिनट हो गए। गर्मी तेज है लेकिन ऐसे मुंडे लटकार बैठे हैं कि गहलोत साहब को थकान धौलपुर से आए और ज्यादा चढ़ गई होगी, अब कुछ मुस्कुराते दिखे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, धौलपुर से उड़ के गहलोत साहब आए हैं,
एक बार जोरदार नारा लगाएं ताकि साहब की थोड़ी थकान तो दूर हो और लगे कि आज गंगापुर ने जवाब दे दिया है हरियाणा वालों को कि आज गंगापुर में फैसला हो गया है। कांग्रेस पार्टी जयपुर भी कौन नहीं पहुंची आवाज अभी। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत। अब कुछ लगा कि हां हम रणभूमि में खड़े हैं। सर मैं आज गंगापुर आ रहा था सवाई माधोपुर से, तो दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। खुशी तो इस बात की हुई कि जब गंगापुर आया माधोपुर से तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं अब जिला गंगापुर सिटी में जा रहा हूं और गंगापुर जिले में जा रहा हूं। बहुत खुशी हुई। जिला बनवाया रामकेश जी ने, जिला बनाया आपने, इस बात की तो खुशी हुई, लेकिन सर थोड़ी टेंशन भी हो गई। बताऊं क्या? बताऊं क्या? बताऊं क्या? टेंशन हो गई मुझे रामकेश जी की। रामकेश जी वो कलाकार नेता हैं, जब बसपा से जी लड़ते हैं तो यहां से जीत गए। आपने सर टिकट काट दिया, निर्दलीय नहीं लड़े तो यहां से जीत गए। और अब जब आपने कांग्रेस का पूरा आशीर्वाद दिया तो अब फिर से जीत गए और जिला बना के रख दिया। तो मोको टेंशन ही बात की हो गई कि जिला तो आपने बना दिया, लेकिन रामकेश जी जैसा एक होनहार हीरा हमारे जिले से अलग हो गया और गंगापुर सिटी में चले गया। हीरे हैं हीरे रामकेश जी। और धन्यवाद दूंगा आपको रामकेश जी, जो आपने आज की शानदार सभा रखी और आपने इसमें हमें आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। देखो हरीश जी की तो जिम्मेदारी बन रही है 26 तारीख तक, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। हरीश जी का तो हमें 27 तारीख को पता चलेगा, लेकिन धन्यवाद दूंगा रामकेश जी का। और ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, थोड़ी मेरी भी गला खराब है। सीएम साहब मेरे चुनाव से पहले आप माधोपुर आए थे सर, मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था। आजकल बीजेपी वाले क्रोनोलॉजी बहुत समझाते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूं, हारा हुआ विधायक हूं, लेकिन सर मंच पे बैठे नेताओं को और आप जनता को भी एक छोटी सी क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। गहलोत साहब माधोपुर आए थे, मैंने मंच पे जिक्र किया था कि सवाई माधोपुर की जमीन को गणेश जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, और जो माधोपुर से विधायक जीतता है, जिस पार्टी का माधोपुर से विधायक जीतता है, उस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है। हम जीते थे कांग्रेस पार्टी माधोपुर से, आप बार बार मुख्यमंत्री बने, हमारी फाइल माधोपुर में निमट गई। सर आज आप भी पूर्व मुख्यमंत्री बन के बैठे हो। तो माधोपुर की क्रोनोलॉजी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चुनाव में भी एक क्रोनोलॉजी है, इस चुनाव में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है। अब अब आप कह रहे हो पहले पता होता तो क्या होता, तो सर पहले पता होता तो मैं बोलूंगा तो फिर हरीश जी परेशान हो जाएंगे। अब इस चुनाव की भी सर एक क्रोनोलॉजी है जो आप जनता को समझना पड़ेगा। आप जनता को इसलिए समझना पड़ेगा ताकि आगामी 26 तारीख को आप समझें कि आज हरीश मीणा जी का चुनाव, सवाई माधोपुर का चुनाव, कांग्रेस पार्टी का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। आज ये क्रोनोलॉजी ये है कि सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जो जीतता है, जो सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से पार्टी चुनाव जीतती है, देश में प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनता है। जसकौर मीणा जी जीती थी, अटल बिहारी जी बन गए, नमो नारायण जी जीते 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और 10 साल से आप जौनपुरा जी को जिता रहे हो, भाजपा की सरकार बन रही है। इसलिए आप लोग कान खोल के सुनिए, अगर हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, राजस्थान में कोई सीट जीते या ना जीते, आगामी 26 तारीख को इतने वोट डले कि 6 तारीख को अगर राजस्थान से पहली सीट जीते तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा जीतनी चाहिए। और ये आप लोग जो तालियां बजा रहे हो ना, ये ताली से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्या जिताओगे, पंचायत नहीं जिता पाओगे। जोरदार बजाओ एक बार तालियां कि पता चले कि टोंक सवाई माधोपुर सीट जीतेगी, और जोर से। साथियों
ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए पीछे से हल्का सा कुर्ता खींच लिया गया है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है मैं कुछ आडा टेढ़ा ना बोल दूं। एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं, क्रोनोलॉजियों को समझते हुए, एक क्रोनोलॉजी तो निमट गई माधोपुर की, लेकिन दूसरी क्रोनोलॉजी को समझते हुए हम सब मिलकर के आगामी 26 तारीख को ना सिर्फ वोट डालें, बल्कि वोट डालें अपने आस का, पड़ोस का, गांव का, पंचायत का, सभी वोट कांग्रेस पार्टी को दिलाएं और आगामी 26 तारीख को वोट डलाकर 6 तारीख को हम हरीश मीणा जी को यहां से दिल्ली के लिए डिस्पैच कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दानिश जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा बानवास की विधायक इंदिरा जी मीणा को, वो आए और इस सभा को संबोधित करें। इंदिरा जी मीणा साहब। सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान, जन जन में लोकप्रिय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी साहब, जिन्होंने इस राजस्थान को और इस देश को बताया कि विकास क्या चीज़ होती है और विकास कैसे कराया जाता है, कैसे नीतियां बनाई जाती हैं, वो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हमारे बीच में लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सम्मानीय हरीश मीणा जी, हमारे बीच में आपके लोकप्रिय विधायक रामकेश मीणा जी, हमारे बीच में अभी आपको हंसा रहे थे, ताली बजा रहे थे, पूर्व विधायक दानिश अब्रार जी, प्रशांत बेरवा जी जो कि हमारे नीवाई से विधायक हैं, GL चौधरी जी मालपुरा से विधायक प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व विधायक नवल किशोर जी, दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष महेश जी और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण, सामने विराजमान गंगापुर विधानसभा से पधारे हुए सभी मेरे अपने पड़ोस के और मेरे क्षेत्र विधानसभा के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और सभी युवा भाई, यहाँ पर विराजमान पत्रकार बंधु और मेरी माता बहनें। आज ये सभा माननीय हरीश जी के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और दानिश भाई ने कहा भी है कि टोंक सवाई माधोपुर जीतती है तो देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है और भाजपा जीतती है तो भाजपा की सरकार बनती है। तो आप सबको इस बात को गहराई से लेना पड़ेगा कि हमें टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस की सीट जिताकर भेजनी है। आप सबको माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर विराजमान है, मैं बताना चाहूंगी कि हमने 10 साल से जिस प्रधानमंत्री को इस देश की राजनीति सौंप रखी है, उन प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, कल भी आपने सुना, उनको ये होश नहीं है कि कश्मीर और कश्मीर में क्या अंतर है। कश्मीर को बता रहे हैं, हमारे बाड़मेर जिले का एक गांव है कश्मीर नाम से, उन गांव से यहाँ से रामदेव बाबा का जन्म हुआ था और वहां आप ये बता रहे हैं कि कश्मीर, हमारे कुछ दिन पहले हमारे खड़गे साहब ने कि कश्मीर की बात 370 हटाने की बात यहाँ क्यों करते हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया और जवाब भी गलत दिया। बिना नॉलेज के इस देश की जनता को गुमराह करने का एक व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है और देश की जनता गुमराह होती जा रही है, उनके झूठे जुमलों में आती जा रही है, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और फिर भी हमें उनकी झूठ सुनते हुए शर्म नहीं आ रही, एक के बाद एक झूठ बोली जा रही है। आप बता दीजिए मुझे कि कौन सी बात उन्होंने मन से बोली। अरे इस पूर्वी राजस्थान में आना है, भाषण देना है तो यहाँ की बात बोलिए। पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा ERCP का, विधानसभा में इनके मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हैं, इनके प्रधानमंत्री भी ऐसे ही हैं और नीचे के कार्यकर्ता भी ऐसे ही हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने कांटेक्ट कर लिया, हमने ठेका दे दिया ERCP का। हमने पूछा भाई क्या दिया, कितना पानी आएगा, क्या तुम करोगे, लेकिन वो हमसे बोलते हैं, वो वीडियो वायरल हो रहा, आप देखना उसको, क्या बोलते हैं, तुम कौन हो, तुम्हें क्यों बताएं, हमने जो कर दिया वो कर दिया। ये मुख्यमंत्री के जवाब है और आप सबको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि हम वो लोग हैं जिसको जनता ने जिताकर विधानसभा में आपसे सवाल पूछने के लिए भेजा है, हम वो लोग हैं। तो आप इस तरीके से बोल नहीं सकते, आप ये जवाब नहीं दे सकते विधायकों को कि आप कौन हो, और आप सबको ये बताना पड़ेगा। यहाँ पूर्वी राजस्थान में आके आज इतने दौरे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है,
वो इसलिए पढ़ रही है कि उनको पता चल रहा है कि राजस्थान से 10 से 15 सीटें जीत कर जा रही है कांग्रेस की, इसलिए उनकी धड़कनें तेज हो रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। कभी क्या बोलते हैं, कभी तो 1951 में देश को आजाद कराते हैं, कभी सत नमन बोलते हैं, कभी के मोदी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। इनके मुख्यमंत्री तो ऐसे बना दिए पर्ची से, तो कैसी कैसी भाषाएं बोलते हैं। क्या ऐसे लोगों को वोट देना पसंद करोगे क्या आप ऐसे लोगों को, झूठे लोगों को वोट देना पसंद करोगे क्या? आप कुछ लोग ही हाथ हिला रहे हो, कुछ लोग देते दिखे वोट। मुंडो देखना नीचा है तो इस बार पेटियां भर दीजिए, ताकि इस राजस्थान से एक संदेश जाएगा। और राजस्थान से अगर सीटें जीत कर जाती है 10 से 15, तो दिल्ली के अंदर केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और आप सबने देखा होगा, ये कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है। भाई आप ये बता दीजिए, धर्म जब कांग्रेस का राज था, इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, क्या कभी धर्म की कोई बात आई क्या? इस देश में कभी धर्म की बात नहीं आई। कभी दंगे भड़के क्या? नहीं भड़के दंगे। और अब धर्म की बात आती है। और अब आप सबको पता है कि इन्होंने मंदिर ज्यादा बना दिए, स्कूलें घटा दी। इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा कि अगर किसी देश को बेवकूफ बनाना है, किसी देश पर राज करना है और जनता का शोषण करना है, तो उसको धर्म में लगा दो, स्कूलों को बंद कर दो, शिक्षा को कम कर दो। ऐसी नीति ये लोग बना रहे हैं। आपने सुना होगा, हिटलर का नाम सुना है क्या आपने? आप एक एक बार हिटलर की कहानी पढ़ लेना, या यूट्यूब पे आ जाएगी, उसको सुन लेना। आपको सारी कहानी, पूरे देश की कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या इस देश के अंदर चल रहा है। तो आप सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संविधान हमारा खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में इस लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगे। और राजस्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान बढ़ेगा, अधिक से अधिक सीटें जीतकर यहां से हम भेजेंगे, तो दिल्ली के अंदर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप सबका मान सम्मान बढ़ेगा। आप सबने देखा यहाँ पे रेलवे में बहुत सारी नौकरियों में बच्चे गए हुए हैं। आपको जब बीजेपी के लोग आए यहाँ पे चुनाव में वोट मांगने के लिए, तब उनसे पूछना, अरे भाई रेलवे की भर्तियों का क्या हुआ? रेलवे की भर्तियां 10 साल में कितनी भर्तियां करी आपने, और उससे पहले कांग्रेस ने कितनी भर्तियां करी? उनका सवाल का जवाब आप लोगों के सवाल का जवाब उनसे लगेगा नहीं। आप सबने देखा होगा महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई का कोई अता पता है क्या? महंगाई कितनी बढ़ गई है और उसके बाद बदले में क्या हो रहा है? किसानों के फसल के भाव क्या है? कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है और करोड़पति लोगों को करोड़पति बनाया जा रहा है। आप सबने ये देखा होगा, चंद 2-4 लोगों को इस देश के अंदर फायदा दिया जा रहा है और सारी की सारी जनता के साथ खुटाराघात हो रहा है। आप सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इस बार पूरी ताकत के साथ में, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के अंदर अगर हमने कमजोरी छोड़ दी तो जिंदगी भर आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे कि आप कर क्या रहे थे। आपको होश था या नहीं था उस समय में चुनाव के अंदर कि आपने किस व्यक्ति के हाथों में इस देश को दे रखा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद इंदिरा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं गंगापुर सिटी के विकास पुरुष और विधायक श्री रामकेश जी मीणा साहब को, वो आए और इस चुनावी सभा को संबोधित करें। माननीय रामकेश जी मीणा साहब। मंच पे विराजमान परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई हरीश जी, मेरी बहन और बामनाबाद से विधायक इंदिरा जी, पूर्व विधायक दानिश जी, नवल किशोर जी, प्रशांत बैरवा जी, कमल जी, जीएल चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष साहब, टोंक कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे सम्माननीय अतिथिगण और पंडाल में विराजमान पूरे विधानसभा क्षेत्र और आसपास से पधारे हुए सभी
सम्माननीय पंच पटेलों, उपस्थित साथियों, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मुझे खुशी है बहुत कि आदरणीय गहलोत साहब, उन्होंने समय निकाल करके हम लोगों को, गंगापुर वासियों को आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे हैं। मैं पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से और पूरे जिले की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इस गंगापुर के ऊपर बहुत एहसान किए हैं। 2008 से 13 का समय, 18 से बाद का समय और हर परिस्थिति में, हर विकास के मुद्दे में आपने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, कभी निराश नहीं किया। मैं पूरी जनता की तरफ से आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह जिले की मांग बहुत पुरानी मांग थी। हमने आपके सामने प्रार्थना की, आपने हमारी मांग को स्वीकार किया। सड़कों का जाल आपने बिछाया। एक अंडरपास रेलवे का एक छोटा सा काम था, लेकिन इस गंगापुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम था। केंद्र से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक खूब प्रयास किए, 40 साल तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। उस सुनवाई को भी आपने ही पूरा किया और हमारे अंडरपास का 10 करोड़ रुपए आदरणीय गहलोत साहब आपने स्वीकृत करवाए। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं अभी, ये वक्त कम है, आज लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आदरणीय हमारे हरीश जी मीना साहब, जिनको यहां से उम्मीदवार बनाया है, देवली उनियारा से वो अभी वर्तमान में विधायक है। साथियों, हमें जुमलेबाजी से काम नहीं चल सकता, हमें मुद्दों की बात करनी ही पड़ेगी। और मुद्दा ये है, ये विचारणीय यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। वोट का हथियार हमारे हाथ में है। अब हमें तय करना है 26 तारीख को ये टोंक और सवाई माधोपुर जिले की जनता तय करेगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा से आकर के केवल अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पूरे 10 साल हम लोगों का शोषण कर रहा है। आपको पूछ सकता हूं मैं, 10 साल में इस गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में अगर वो एक भी काम अगर गिना दे तो आप वोट भी उनको देना, सपोर्ट भी करना। मैंने अभी पिछले दिनों ये बात पूछी थी, मेरे पत्रकार साथी सब बैठे हुए हैं गंगापुर के, वो इस बिंदु से अच्छी तरह वाकिफ है। जो व्यक्ति 10 साल से गुमराह कर रहा है, एक ढेले का काम उसने टोंक और सवाई माधोपुर में नहीं किया। हमारे 44 ग्राम पंचायतें हैं, मैं सरपंचों से पूछता हूं कभी सांसद साहब का चेक आया क्या? सारे के सारे हमारे सरपंच साहिबान बैठे हुए हैं। 1 लाख रुपए भी किसी सरपंच को नहीं दिए। मैं तो ये सुन करके और समझ करके हैरान हूं कि 10 साल का पैसा जो उन्हें मिला उन्होंने कहां गायब कर दिया, हमें कोई पता नहीं इसका। जो भी विकास हुआ आदरणीय गहलोत साहब की वजह से हुआ। हमारे सवाई माधोपुर जिले को ले लीजिए और टोंक जिले को ले लीजिए, जिस कांग्रेस ने इतने काम किए, गहलोत साहब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, चाहे विधानसभा में हम लोगों को जीत हासिल नहीं हुई, सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन आज जनता में एक एक व्यक्ति की जबान पे आपके काम है। आपने जो इतिहास रचा है उस इतिहास को जनता भूल नहीं रही है और चारों तरफ से आवाज आ रही है।
जब चुनाव की सुगबुगाहट हुई, लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई, राजस्थान का माहौल अलग तरीके का था। आज माहौल बदल गया साथियों। कम से कम 15 सीटें राजस्थान में कांग्रेस की आ रही है साथियों, 15 सीट। टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह जाकर के तरह तरह की बातें, मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग मुद्दे से हट नहीं रहे। और अब एक ही प्रश्न हो गया है कि काम क्या किया है, काम बताइए। अगर काम नहीं किया तो वोट भी नहीं देंगे। अभी हम लोग टोंक में गए थे, उस दिन भी टोंक की जनता ने ये ऐलान कर दिया खुलेआम कि जौनपुरिया जी बहुत हो गया। कभी कुश्ती लड़ने की बात कर रहे हैं, कभी अन्य तरीके से मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। जनता मुद्दे से भटकने को तैयार नहीं है। और मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। हम लोग थोड़ी बहुत जो कमी रहती थी वो टोंक की तरफ रहती थी। टोंक की जनता पूरी तरीके से सावचेत होकर के और कांग्रेस के साथ खड़ी है। और सवाई माधोपुर जिला तो पहले से ही कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाता था। अजरुद्दीन जी आए, हमने जिता करके भेजा। उससे पहले नमो नारायण जी चुनाव लड़े, हमने यहां से जिता करके भेजा। और इस बार हरीश जी को आपने उम्मीदवार बना करके हमारे यहां से भेजा है। सवाई माधोपुर जिले से हम आज आपके सामने ऐलान कर रहे हैं, भारी तादाद में 80 से 90% तक पोलिंग करके, कहीं कहीं 95% पोलिंग करके और हरीश जी को जिताएंगे। साथियों एक ही रास्ता है और ये रास्ता 26 तारीख को हम लोगों को अख्तियार करना है। अगर हम लोगों ने ये चूक कर दी, ये जिला बहुत पिछड़ जाएगा। जो व्यक्ति काम करने के लिए लालच नहीं है, काम करने के लिए उत्साहित नहीं है, जो कोई काम करना ही नहीं चाहता, अपना बिजनेस यहां से गए और अपना बिजनेस दिल्ली में सेट कर रहे हैं, उनको जनता के दुख दर्द से कोई काम नहीं है। साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो 35 साल तक आपके बीच में, जिसने पुलिस में पूरी सेवाएं दी हैं, ये राजस्थान में डीजी के पद पे रहे और डीजी के पद पे भी बहुत लंबे समय तक रहे। आदरणीय गहलोत साहब ने हरीश जी को डीजी बनाया और पूरे 4.5 साल तक इन्होंने यहाँ डीजी के रूप में काम किया। राजस्थान का बच्चा बच्चा इनकी कार्यशैली से प्रभावित है। ईमानदार छवि है, स्थानीय, यहाँ के हमारे निवासी हमारे बीच के रहने वाले हैं। कोई भी दुख दर्द में हम फोन करेंगे, हम याद करेंगे, हमारे बीच में खड़े मिलेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना कोई फोन नंबर है, ना कोई घर है, ना कोई पता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जौनपुरिया जी का घर टोंक सवाई माधोपुर में किसी ने देखा है क्या? नहीं है, घर का पता नहीं है। पत्रकार बंधुओं को पता हो तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये दबी जबान से कह रहे थे कि यार घर ही नहीं है, अगर कोई काम पड़ जाए जाएंगे कहां? टेलीफोन भी गिने चुने लोगों के पास नंबर है। ऐसा व्यक्ति 10 साल तक यहां से सांसद रह गया। अब हमको गलती नहीं करनी है और भारी तादाद में 26 तारीख को भारी मतदान करके भाई हरीश जी को लोकसभा में भेजना है। यही बात कहते हुए और आदरणीय गहलोत साहब का आभार प्रकट करते हुए कि आपने हमारा जिला बनाया, हमारे विकास के सारे रास्ते आपने अख्तियार किए, हमको तरह तरह के यहाँ जितनी भी हमारी डिमांड थी वो आपने पूरी की। पूरे गंगापुर की जनता की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज आपने यहाँ आकर के जो हमें आशीर्वाद दिया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और देवली उनियारा के विधायक माननीय हरीश जी मीणा साहब को, वो आए और इस चुनावी सभा को संबोधित करें। हरीश जी मीणा साहब। आज
गंगापुर में आयोजित इस चुनावी सभा के मुख्य आकर्षण के केंद्र, इस सभा की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान के लोकप्रिय नेता, जन जन के हितैषी आदरणीय गहलोत साहब, मंच पर विराजमान गंगापुर के विधायक आदरणीय रामकेश जी, बावनवास विधायक आदरणीय इंदिरा जी, दानिश जी, प्रशांत जी, घासीलाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष टोंक सवाई माधोपुर के महेश जी शर्मा जी, यहाँ के कोऑर्डिनेटर, सम्मानित मंच, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने मेरे चुनाव का शुभारंभ किया। ये मेरे चुनाव की पहली जनसभा है और इसमें आपने समय निकाला मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरी तरफ से, मेरी जनता की तरफ से। सर, ये चुनाव लोकसभा का है और मुद्दे देश के होने चाहिए, लोकसभा के होने चाहिए। मुख्य मुद्दा इस देश के सामने लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है, महंगाई के विरुद्ध आवाज़ उठाने का है, बेरोजगारी के विरुद्ध आवाज़ उठाने का है। पर हमारे यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जौनपुरिया जी, वो इन चीज़ों की बात नहीं करते। उन्होंने 10 साल में लोकसभा में एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में कुछ नहीं बात कही, यहाँ के व्यापार और व्यापारियों के बारे में कोई शब्द नहीं उठाया, किसानों का मुद्दा नहीं उठाया, महिलाओं का नहीं उठाया, मजदूरों का नहीं उठाया। मैं उनकी दोष भी नहीं देता हूँ उनको। सर, एक अपराधी से, एक बजरी चोर से क्या उम्मीद करते हो? जो जानता है वो ही करेगा, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती शायद उसकी पार्टी की है, पार्टी की भी गलती नहीं, वो टिकट खरीदा है तो पार्टी की भी कोई गलती नहीं है। इस भोली भाली जनता की है जो जाति, बिरादरी, धर्म के चक्कर में एक अपराधी को वोट दे बैठी। कोई बात नहीं सर, ये गंगापुर अब आपने जिला बना दिया आपकी मेहरबानी से। इसका इतिहास ये है सर, गंगापुर और बावनवास एक ही जगह है, हम दोनों जगह के निवासी हैं, कभी गंगापुर और बावनवास में फ़र्क नहीं हुआ। किसी ज़माने में ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, यहाँ की मंडी, यहाँ का रेलवे यार्ड और यहाँ का व्यापार। पिछले 10 साल से एक भी पैसा यहाँ के व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए या शहर के विकास के लिए नहीं इन्होंने दिया। पैसा देना तो दूसरी बात, आवाज़ तक नहीं उठाई संसद में जहाँ से यहाँ के लोगों ने भेजा है। इसी तरह से युवाओं के खिलाफ, युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ एक शब्द इन्होंने नहीं उठाया। बेरोजगारी के बारे में कुछ इन्होंने शब्द नहीं उठाया। यहाँ की जो पानी की समस्या है, ERCP की है, उसके विषय में कोई शब्द नहीं उठाया। अब जनता दोष किसको दे, मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि सर मैं क्षेत्र का निवासी भी हूँ और यहाँ से विधायक भी हूँ। मैं भी दुखी हूँ कि ऐसा क्या गुनाह यहाँ की जनता ने किया है जो इनको 10 साल से जौनपुरिया रूपी सजा मिली है। जौनपुरिया विकास की बात नहीं करते, भाईचारे की बात नहीं करते, सामाजिक सौहार्द की बात नहीं करते। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे सुना था कि जौनपुरिया कहता है कि हरीश मीना की मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। मैं जौनपुरिया जी को इतना बताना चाहता हूँ, मारने वाला भगवान है और बचाने वाली जनता है। ना तो उसको किसी ने बनाया और फैसला करेगा, या तो भगवान करेगा, ये जनता करेगी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। पर मैं मानता हूँ जौनपुरिया जी का कोई गलती नहीं है। एक अनपढ़ अपराधी, बजरी चोरी जिसका धंधा है और बेईमानी जिसका ईमान है, उससे क्या उम्मीद की जाए। फैसला होगा, अवश्य होगा। मैं आशावादी आदमी हूँ और जनता पे भरोसा करता हूँ, अपने कर्म पे भरोसा करता हूँ और भगवान को साक्षी मानता हूँ। इसी 26 तारीख को, 26 तारीख तो बहुत देर हो जाएगी, हो सकता है 20 तक ही फैसला हो जाएगा यहाँ का MP कौन होगा, जनता किसको आशीर्वाद देगी। ऐसी क्या मजबूरी है जौनपुरिया जी की कि उनका लड़का उनका प्रचार कर रहा है, रातों में कर रहा है, लिफाफे दे रहा है, लिफाफों से टिकट आ सकता है, नेता खरीदे जा सकते हैं, पर इस गरीब जनता का ईमान नहीं खरीद सकता। ये जनता, ये टोंक सवाई माधोपुर की जनता है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है और मैं उनकी भावना जानता हूँ, उनकी कदर जानता हूँ। और जब ये बदला लेंगे ना जौनपुरिया जी, शायद हरियाणा तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो कुश्ती की बात करता है तो सांस नहीं लेने देंगे, पर कोई बात नहीं, अपन वो भाषा नहीं बोलेंगे। यही तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क होता है।
यही तो संस्कारों का फर्क होता है, यही शिक्षा का होता है, यही पृष्ठभूमि का होता है। जो जिसकी पृष्ठभूमि है उसको मुबारक हो। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, शांति रखो, धैर्य रखो, सामाजिक सौहार्द बना के रखो। और मैं हर जाति हर धर्म के मतदाता से अनुरोध करता हूँ, भाइयों समय अपना भी आएगा, समय उसका भी था, शायद वो गुजर गया। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसको उसकी पार्टी निपटाएगी। पूरी बीजेपी दुखी है, पूरी बीजेपी का कार्यकर्ता दुखी है और पूरी बीजेपी के नेता दुखी हैं। वो कहते हैं इसने टिकट खरीदा, हमें थोड़ी खरीदी लिया। बीजेपी में भी कुछ ईमानदार लोग हैं, वहाँ भी निष्ठावान लोग हैं, सब बिकाऊ नहीं है जो जौनप्रिया जैसे। और मैं आशा करता हूँ आदरणीय अशोक गहलोत साहब, अब ये रामकेश जी कह रहे थे कि साहब आप बड़े लंबे समय तक डीजी रहे, हाँ बीजे बनाने वाले आपका जो भी निर्णय है, आप ही नेता बनाने वाले, जो आपका आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है सर। आपका आशीर्वाद रहे, मैं आशा करता हूँ जनता आपकी भावनाओं की कदर करेगी, आपके मार्गदर्शन की कदर करेगी और आपके मार्गदर्शन में हम पहली सीट टोंक सवाई माधोपुर की राजस्थान की कांग्रेस को देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हरीश जी मीणा साहब। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। अब मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान को विकास को ऐतिहासिक सौगात देने वाले जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को तालियां बजाकर स्वागत होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी हरीश मीणा जी, हमारे वरिष्ठ साथी और आपके लोकप्रिय विधायक रामकेश मीणा जी, बहन इंदिरा मीणा जी, दानिश अबरार जी, प्रशांत बैरवा जी, नवल मीणा जी, जीएल चौधरी जी, गिरिराज जी गुजर, हरी भाई बैरवा, शिवचंद जी बैरवा, कमल बैरवा जी, महेश शर्मा जी, अनवर काजी जी, वीरेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश शर्मा जी, नबी खान साहब और सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि गंगापुर सिटी में बार बार आने का अवसर मिलता है। कोई बहाने से पहले बहाना था जब ग्रामीण मैच हुए थे, तब भी आया था मैं, बहुत उत्साह था आप लोगों में। जिला बना दिया तब भी मैं आया था। जिला बनना बड़ी बात थी। देखिए, आप सबको पुनः मुबारकबाद का आप गंगापुर सिटी को जिला बनाने में कामयाब हुए। अब आपके मैं चाहता था 20 जिले बने थे उस वक्त, सरकार चली गई, अब नई सरकार पे दबाव बना रखेंगे। 20 जिले के ही हेडक्वार्टर के मास्टर प्लान बनने चाहिए। मिनी सचिवालय कहाँ बने, डीएलओ के ऑफिस कहाँ बने, स्कूल कॉलेज, कभी विश्वविद्यालय बनता हो, मेडिकल कॉलेज बनती हो, कहाँ कहाँ बनेंगे पहले ही तय हो जाना चाहिए, मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए। अब नई गवर्नमेंट आई है तो हम विपक्ष में हैं। हमारी तमाम योजनाएं, चाहे वो चिकित्सा वाली हो, उसको कमज़ोर कर रहे हैं लोग। चिरंजीवी योजना 25 लाख की थी। स्कूलें बंद कर रहे हैं, जो अंग्रेजी स्कूल थी कई बंद हो गई। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजनाओं में, अब जल जीवन मिशन है। अब 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, 45% पैसा भारत सरकार देती है। स्टेट गवर्नमेंट का नाम ही नहीं आएगा, जैसे कोई स्कीम उन्हीं की स्कीम हो। मोदी जी खुद बोलते हैं यही बात से काम लेते। बल्कि मैंने तो एक कदम आगे बढ़ कर के 10% पैसा इकट्ठा करना था गांव वालों से। मैंने फैसला किया है कि राजस्थान की गवर्नमेंट देगी 10% पैसा, करोड़ों में होता है, वो इकट्ठा गांव से नहीं लेंगे और घर घर नल पहुंचेगा। ये स्कीम बनाई हुई है। इस मौके पर मैं अगर स्कीमें बताऊं कि क्या क्या काम किए, वो लंबी बात हो जाएगी। रामकेश जी आपके अपने हैं, यहाँ कोई कमी रखी नहीं। हर क्षेत्र में पेंशन देने की बात हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन दी गई।
1 करोड़ लोग पेंशन ले रहे हैं आज राजस्थान के अंदर, 1 करोड़ लोग। और आगे अपना बढ़ोतरी होगी, ये हमने कानून पास कर दिया, 15% की होगी। पशुपालकों के लिए अलग स्कीम बना दी हमने, 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे थे। लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये दिए गए। आगे 2 गायों का बीमा करने की स्कीम थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्कीमें इतनी बनी, आज 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल 0 हो गया है, 1 नया पैसा नहीं देना पड़ रहा उपभोक्ताओं को। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो किसानों के लिए अलग बजट पेश किया गया। ये ऐसी कई स्कीमें लाए हम लोग, और इसलिए वो ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि हमारी स्कीमों की चर्चा जो है, पहली बार राजस्थान चर्चा में आया पूरे देश के अंदर। इस कदर शानदार अलग अलग स्कीमें लागू की गई राजस्थान के अंदर, सब आपकी जानकारी के अंदर है। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो हालात हैं राजस्थान के, उसमें नई सरकार आई है। पिछली बार लग रहा था सरकार रिपीट होगी, इस बार आप लोग ही कहते थे सरकार आ नहीं रही है, सरकार आएगी, पर नहीं आ पाई, क्योंकि इतने झूठ बोल बोल के गुमराह किया गया लोगों को। इतने रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरियां हो रही है राजस्थान में। हिंदुओं को तो 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए। कन्हैयालाल मर्डर को लेके झूठ बोला गया। सबसे बड़ा पैकेज ही कन्हैयालाल को मिला था उस वक्त में, 50 लाख मिले, 2 नौकरी मिल गई, मुलजिमों को 2 घंटे में पकड़ लिया हम लोगों ने। सभी झूठा प्रचार किया गया। तो मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा, हरीश मीणा जी तो आपके अपने हैं, पहले एमपी रहे हुए, उनका अनुभव भी है, दूसरी बार एमएलए बने हैं, 4.5 साल डीजी रहना। आप सोच सकते हो कि डीजी जो है बनाना और उसके बाद रखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर 4.5 साल तक वो रहे हैं तो कुछ तो काबिलियत उनके खुद के अंदर होगी, तब सरकार ने उनको 4.5 साल तक रखा। जम के काम किया उन्होंने, समर्पित होकर काम किया, निष्ठा के साथ काम किया। ऐसा नुमाइंदा जीत के जाएगा तो आपका टोंक सवाई माधोपुर का मान सम्मान बढ़ेगा पूरे देश के अंदर। इतना फर्क पड़ता है। पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है, वे कहाँ कहा है कि टोंक सवाई माधोपुर का एमपी बोल रहा है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। कोई एमपी बोले ही नहीं वहाँ पर, तो जीत के भले चले जाओ। जितने ही लोग जीत के गए, 24 लोग, एक आरएलपी वाला गया। पूछो, आपने 10 साल हो गए, 2 बार जीत के जा रहे हो, 25 बड़ी सीटें, आपने रास्ते लिए किया क्या काम? और तो और ERCP तक में आपने गुमराह किया लोगों को। एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकल जाए हम राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, आज ही हमारी मांग कायम है, सरकार चाहे बदल गई हो, और ये झूठा लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नया कोई एग्रीमेंट कर लिया। वो एग्रीमेंट हमारे हित में नहीं है। हमारी गवर्नमेंट थी तब एग्रीमेंट का प्रस्ताव बना था, मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मना किया, हमें इसको मंजूर नहीं करना है। तो मुझे मालूम है नई बात नहीं है, सरकार बनता ही एग्रीमेंट पे जबरदस्ती साइन करवा लिए, प्रचार कर लिया, ERCP का एग्रीमेंट नया हो गया है, और नया उसका नाम ही नया रख दिया गया। 13 जिले का मामला है पीने के पानी का, 2 लाख हेक्टर सिंचाई का मामला है। तो इसलिए जिस रूप में ये गुमराह कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनकी सोच है, वो आपके सामने आ चुकी है। यमुना का पानी की बात करते हैं, एग्रीमेंट नया हो गया हमारा। ये बच्चों का खेल नहीं है। इंटर स्टेट के एग्रीमेंट सालों लगते हैं। अलग अलग असेंबलीज के अंदर MLA क्या बोलता है, सरकार क्या कहती है। जैसे यमुना की बात की गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह दिया हमें ये मंजूर नहीं है। किसकी बात करो? यहाँ के मुख्यमंत्री फिर करके आभार व्यक्त कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। ERCP हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे गुजरात के पानी लाने की बात हो, स्थिति विकट बनी हुई राजस्थान के अंदर।
मैं आपको कहना चाहूँगा, अब सशक्त अगर एमपी जाता जीत के, तो खाली गंगापुर टोंक की बात नहीं है। एमपी राजस्थान भर का एमपी होता है, वो पूरे राजस्थान की पैरवी करेंगे मजबूती के साथ में, लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। ये सशक्त व्यक्तित्व का धनी है हरीश मीणा। हमारी जिम्मेदारी है, एक उम्मीदवार सब जगह जा नहीं सकता कैंपेन करने के लिए भी, आप तो जानते हो। आप सब हरीश मीणा बनकर के घूमोगे तब जाकर के ये चुनाव कामयाब होगा। उसी रूप में आपको मैं समझता हूँ कि सब जगह जाना पड़ेगा। देश में क्या हो रहा है वो भी आपको मालूम है, पूर्व वक्तों ने इशारा किया आपको। आज हम क्यों कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये नौबत क्यों आई है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की दर्जा उड़ रही है, उसको बदलने की बातें होने लग गई है। मोदी जी कहते हैं कि अगले सरकार बनते ही 100 दिन की कार्य योजना बना दी मैंने, तो क्या बना दी बताओ देश को, तो बताओ कम से कम। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से लूट मचा रखी है। अब देखिए, आज़ादी के बाद में पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री हूँ और किसी को भेज दूँ पुलिस वालों को किसी के घर पे धमकाने के लिए, एसीबी को भेजते हम लोग और पैसा मंगा ले पार्टी के नाम पे और वो केस खत्म कर दें। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, मामूली बात नहीं है। ईडी भेजा गया और 50 करोड़ मंगा लिए, 100 करोड़ मंगा लिए, 500 करोड़ मंगा लिए, 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए इन्होंने, लूट लिया देश को। अब तो हो क्या रहा देश के अंदर, कितनी बदनामी हो रही है। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, बताइए आप। 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, हेमंत सोरेन और आदिवासी मुख्यमंत्री वो झारखंड का, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं। संवैधानिक पदों के बैठे हुए जो चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने उनको जेल में डाल दिया आपने। आज अमेरिका और जर्मनी कह रहा है कि आप अपने 2 मुख्यमंत्री जेल में कैसे डाल सकते हो? चुनाव चल रहा है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, चुनाव कैसे लड़ेंगे, वो कैंपेन कैसे करेंगे? ऐसे जरूरी था तो आप चुनाव के बाद में कार्रवाई कर लेते। वो कोई भाग रहे थे कि लंदन, जो नीरव मोदी और विजय माल्या और जो भागे थे, उछड़ी मारते ये लोग कहाँ भाग के जा रहे थे? देखिए गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर। कांग्रेस खाते बंद कर दिए। आप पता कभी सुना आपने? राजनीतिक पार्टी के 12 खाते बंद करके पैसा निकाल लिया इनकम टैक्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरी दुनिया के मुल्कों का संघ है बना, वो हिंदुस्तानी मेंबर उसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। वो कह रहा है कि आपने ये खाते कैसे बंद कर दिए पॉलिटिकल पार्टी के, कांग्रेस के, नेशनल पार्टी है, चुनाव चल रहा है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? वो अपने उम्मीदवारों को पैसे कैसे देंगे? आज हमारे उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है, पार्टी फंड दे नहीं पा रही है, पार्टी जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए हो नहीं पा रही है। तो आप इक्वल फील्ड कहाँ हो दोनों का? लोकतंत्र में बराबर का मैदान मिलता है पक्ष विपक्ष को, तब जाके लड़ाई होती है। जनता फैसला करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसके लायक छोड़े नहीं आपने पार्टी को। यूएन बुरे आलोचना कर रहा हमारी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके ध्यान रखें, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कोई लंबी बात कहने की आवश्यकता है नहीं। आप तो मजबूती के साथ में इस चुनाव में सबक सिखाएं, लोगों को मालूम पड़े। असेंबली चुनाव तो जीत के चले गए, जिस प्रकार की उन्होंने वादे किए थे और झूठ बोले थे। अब गांव-गांव में अभी से ही कांग्रेस की स्कीमों की चर्चा वापस होने लग गई है। आपने महसूस किया होगा। नंबर 1, उसका फायदा आपको मिलेगा। इतनी शानदार स्कीमें आज तक इतिहास में कभी बनी नहीं थी जो हमने बनाई थी। नंबर 2, नई गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, स्कीमें कमजोर कर रही है, बंद कर रही है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और नंबर 3, जो मोदी जी और अन्य नेता लोग बोल के गए थे, जनता सवाल पूछेगी उनसे
ये झूठे आरोप लगाए आपने। साधन आपके बारे में खूब है, धन बल की कमी नहीं है, खूब प्रचार किया आपने मीडिया के अंदर। जवाब उसका दो कि आप झूठ क्यों बोले उसके लिए। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के आपके यहाँ पर हरीश मीणा जी को भेजा उम्मीदवार बना करके। ऐसे माहौल में चुनाव लड़ना ही बड़ी बहादुरी का काम है, आप समझ सकते हो। हमने सबने इनको रिक्वेस्ट की, हरीश मीणा जी को, रामकेश जी ने भी, इंदिरा मीणा जी ने भी, ये जितने नेता बैठे हैं सबने कहा भाई टिकट तो मांग रहे सब लोग, हरीश मीणा टिकट मिल गया, अब हम सब एकजुट हैं और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सवाल हरीश मीणा का नहीं है, ये सवाल है देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये देश में बाबा साहब के अम्बेडकर को बचाने का चुनाव है और देश में आने वाली पीढ़ियों को बचाव करना चुनाव है। लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहेगा। चुनाव अगर चाइना की तरह, रशिया की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह होने लग गए तो क्या होगा देश का। आज तो देश में 70 साल हो गए, देश में लोकतंत्र कायम रहा, वोटों का राज, इसलिए मान सम्मान गरीब आदमी का है। हमें हाथ जोड़ना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, मीटिंग बुलानी पड़ती है, अपनी बात कहनी पड़ती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सैनिकों का शासन हो गया वहाँ पर, चुनावी फर्जी होते हैं वहाँ पर। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर। उन्होंने क्या कहा था, मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी जान जा सकती है, कोई ऐसी बात चल पड़ी थी। उड़ीसा में उन्होंने कहा मरने के एक दिन पहले ही हो सकता है मेरी जान चली जाए, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। ये आज बैठे हैं नेता बन के, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता, इनको शर्म आती है वो त्याग बलिदान की कहानियाँ कहते हुए। वो पंडित नेहरू की आलोचना करते हैं जिसने नींव मजबूत करी देश की, आज़ाद होते देश, शर्म आती है। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनकी चर्चा कभी कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, वो भी आपको देखना है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। दुनिया के इतिहास में, दुनिया के कह रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए देश के बांग्लादेश बना दिया इंदिरा गांधी ने, ऐसी घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई है जो हिंदुस्तान के महाद्वीप में यहाँ पर हुई है। सब देखते रहे कि दुनिया, अमेरिका की चिंता नहीं करी इंदिरा गांधी ने, साथ में बेड़े की रवाना कर दिया, साथ में बेड़ा हमारे खिलाफ में उस वक्त में। आज उनका नाम नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, ऐसी बातें करते हैं। आखिर में यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी है जो देश को बचाएगी, क्योंकि यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक जाति हैं, अनेक वर्ग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जो उनको अनुभव हुआ, पब्लिक से विचार आए, सुझाव आए, उसके आधार पर 5 न्याय योजना दी गई है पब्लिक को, 25 गारंटी दी गई है। उसमें किसानों के लिए MSP की गारंटी भी है, कानून बना के दी जाएगी, ये भी उसके अंदर कर दिया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे मेरे साथ में, वो बोला करते थे कि MSP की कानून बनना चाहिए किसानों के लिए। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, वो 10 साल हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इन्हीं कथनी में कहीं अंतर है। भारत जोड़ो यात्रा में 25 गारंटियाँ पढ़ें, अखबारों के अंदर आ रही है लगातार। आप देखेंगे कि शानदार युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए जो गारंटी दी गई है, आप खुद महसूस करोगे कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया देश के इतिहास के अंदर, ये मैनिफेस्टो के रूप के अंदर। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल दिए जाएंगे, ये प्रॉमिस की गई, उसके अंदर महिलाओं के लिए की गई है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे उनको अप्रेंटिस करने के लिए, तमाम स्कीमें उसके अंदर है।
आप देखिएगा, शानदार मैनिफेस्टो है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जो सरकार चला रही है अभी तक आ ही नहीं पाया है, और कांग्रेस ने 5 तारीख को मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को मैनिफेस्टो बना दिया, और जो सत्ता में पार्टी है इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। 5 दिन बाद तो चुनाव है, फर्स्ट पेज का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये आपका गारंटी कार्ड है कांग्रेस का, इसमें खड़गे साहब के राहुल जी के साइन भी हैं, बाकायदा ये आप लोगों के लिए एक मैं समझता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप लोग जो यहाँ आए हैं, अगवा लोग हो आप जाके गांव में ढाणी में सबको समझा सकते हैं, और सब मिलकर के आप लोग 26 तारीख को भारी बहुमत से आप हरीश मीणा जी को कामयाब करें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास के लिए यहाँ का आम आवाम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जिलाध्यक्ष जी को, वो धन्यवाद ज्ञापित करें। गिरिराज जी गुजर साहब। परम सम्मानित मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे, उनका बहुत बहुत आभार, और सब लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।